हाय, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10th। ये जो सीरीज बन रही है भाई ये एसओएल, रेगुलर और एनसीवीएफ के लिए सभी बच्चों के लिए बनाई जा रही है। आप किसी भी सेमेस्टर से हो, अगर आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए फटाफट ये सीरीज को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 10th जिसका नाम है कोस्ट। ठीक है, इस सीरीज के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जिनको भी नोट्स बाय करने हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप नंबर लेके फटाफट से मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स की पीडीएफ को परचेज करना है। मिनिमम अमाउंट 130-40 जो भी होगा वो आप पे करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर्स होंगे इंग्लिश मीडियम में, शॉर्ट नोट्स हैं, 30 से 40 पेज पढ़ने हैं बस भाई, आपका पूरा सिलेबस कवर है उसमें। ठीक है, तो जो करना चाहता है भाई वो ले सकता है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई कि जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है हमारी अभी तक, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच आउट कर सकते हो तो कर लेना। इससे पहले के चैप्टर सारे लाइन वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने लिंक लगा दिए हैं, आप जाके वॉच आउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 कोस्ट। कोस्ट क्या होती है? कोस्ट मतलब होता है लागत। ठीक है जी, कोस्ट क्या होती है? लागत। देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन पे आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो अपनी हर एक क्वांटिटी को बनाने के लिए, अपनी हर एक सारी क्वांटिटी को बनाने पे जो भी आप टोटल पैसा खर्च कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है सर? कॉस्ट। कॉस्ट की डेफिनेशन भी यही लिखी है मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस जब आप कर रहे हो उस पर जो भी आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो आ रहा है, उसको हम बोलेंगे ये कॉस्ट है। क्या है सर? कॉस्ट है। सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक शू की फैक्ट्री डाली। अब मैंने शू की फैक्ट्री में मैंने 100 यूनिट्स ऑफ शू बनाए, मतलब 100 पेयर्स ऑफ शू बनाए, और एक शू की जो पेयर है वो मेरी है 2000 की। ठीक है, तो सर आपने 100 पेयर बनाए तो 2 लाख रुपए निकाले ना, तो 2 लाख रुपए जो है आपके क्या है? टोटल कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस करा है उसकी क्वांटिटी जो भी है आप उससे उस टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके पर यूनिट क्वांटिटी है आपका निकल आएगा कॉस्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, कॉस्ट ना 2 तरीके की होती है। पहली जो कॉस्ट होती है वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी जो होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहले ये समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हमेशा स्थायी रहती है। क्या बोला मैंने? जो हमेशा स्थायी रहती है, चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती है। क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती है। आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो हमेशा लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती जी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट का, वो सारे फिक्स्ड ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल में? चेंज एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने आज 2 यूनिट फालतू बनाई तो आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, आपने 4 यूनिट फालतू बनाई आपकी कॉस्ट फिर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंज होता रहता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वेरिएबल फैक्टर्स। एक्सपेंडिचर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि उनमें चेंजेस आता रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ओनली यूज्ड इन शॉर्ट टर्म। जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना सर, ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई है। जब आपको कुछ महीनों के लिए काम करना है, छोटे समय के लिए काम करना है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी ओर पे अगर मैं बात करूं चेंज वेरिएबल कॉस्ट में, तो यहाँ पर आप क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 फैक्टर यूज कर सकते हो जो कि होता है लेबर, और बाकी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा यूज करते हो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए वेरिएबल होती है। जैसे कि मान लो मेरे पास ऑर्डर आया कि मेरे को ना 5 लाख यूनिट शू बनानी है, 5 लाख पेयर, तो वो बनाने के लिए मुझे कम से कम मैं मान लो 2-3 साल लगेगा, 4-5 साल लगेगा। तो ये क्या है, एक शॉर्ट पीरियड नहीं, एक लॉन्ग पीरियड है। तो यहाँ पे
मैं अपनी मशीन्स को चेंज कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकता हूँ, लेबर को, लैंड को, मैं हर किसी चीज को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शॉर्ट पीरियड की, अगर मान लो किसी ने बोला है भाई 100 यूनिट शू के बनाने हैं, तो वो तो मैं 2 दिन में बना दूंगा। क्या उसके लिए मैं अपनी मशीन चेंज करूंगा? क्या उसके लिए मैं अपनी एक कैपिटल या अपनी लैंड चेंज करूंगा? नहीं भाई, ये तो शॉर्ट पीरियड है, 2 दिन के बाद में इतना खर्चा थोड़ी करेगा भाई 2 दिन के लिए। हाँ, करना है अगर प्रोडक्शन खर्चा तो मैं शॉर्ट पीरियड में लेबर पे कर सकता हूँ, लेबर को चेंज कर सकता हूँ, वो वेरिएबल है, बट लैंड वगैरह नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो ये है शॉर्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको थोड़ा टेबल की मदद से समझते हैं कि किसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सेम रहता है। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 आपको हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सेम ही मिल रहा है। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी, या इसको बोल सकते हैं क्यू से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है क्यू। वेरिएबल कॉस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बढ़ रही है ना, धीरे 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 बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट मेरी। और फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है। तीसरा है सर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है भाई? देखो मार्जिनल कॉस्ट पहले 10 थी। कितनी थी? 10 थी। मैंने ना एक ट्यूशन सेंटर खोला, मैंने बच्चों को पढ़ाने का सोचा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैंने सोचा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैंने एक कमरा लिया किराए पे जिसमें मैं अपने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, ठीक है। शुरू में मैंने जब 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि आगे ना यहाँ पर क्या हुआ कि जो और भी बच्चे हैं वो मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, मगर क्या है कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है पढ़ाने की, ठीक है, और मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है सर, ठीक है। तो मैं उनको पढ़ा नहीं पा रहा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं, 8-7 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमें भी पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल जो है अपना वो घट रहा है, मतलब कि जो भी अपना पैसा आ रहा है ना, जो भी अपनी कॉस्ट आ रही है ना, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं बट मैं नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि मेरी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सर 10 से 8 हो गए, मेरा जो अर्निंग थी 10 से क्या हो गई, 8 हो गई, घट गई। फिर मेरी उससे 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मगर मैं पढ़ा नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स है भाई, ठीक है। एक बच्चे के लिए मैं बोर्ड वगैरह हर चीज तो लेके नहीं आऊंगा भाई। सपोज करो अगर मैं ट्यूशन सेंटर खोल रहा हूँ, अगर मेरे को पहला बच्चा पढ़ाना पड़ेगा तो मैं क्या क्या लेके आऊंगा? मैं मार्कर लाऊंगा, बोर्ड लाऊंगा, एसी लगवाऊंगा, फैन लगवाऊंगा, चेयर्स लगवाऊंगा, लाइटनिंग लगवाऊंगा, ठीक है, रेंट पे करूंगा, इतनी सारी चीजें सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो मेरा खर्चा ज्यादा आएगा ना। तो मेरा खर्चा था 10, और जब मान लो दूसरा बच्चा यहीं पे आ गया, बोला मैं भी पढ़ूंगा भैया, तो क्या मेरे को दोबारा लाइट, फैन, एसी, चेयर, बोर्ड, मार्कर लगाना पड़ेगा? नहीं, जो लगा है ना उसी से काम चला लूंगा। सिर्फ क्या लाना है, एक चेयर ले आऊंगा, भाई तू भी बैठ जा साथ में पढ़ ले, सारा चीज तो लगा है कमरे में। तो मैंने क्या करा, तो यहाँ पे जब ऐसे करा तो मेरा खर्चा कमाया 8 का खर्चा आया। फिर ऐसे और बच्चे बोलने लगे भैया हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। तो मेरा खर्चा तो उतना ही लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको पढ़ा दूं, है ना। तो मैंने क्या करा, औरों को बुला लिया। जब मैंने औरों को बुलाया तो मेरा खर्चा कम आने लगा और रेवेन्यू 6 से ज्यादा निकलने लगा। फिर बच्चे कहने लगे कि भैया हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। भाई एक दूसरी गली में हल्ला पिट गया, ठीक है, नशे काट रहे बंदे एक दूसरे की, कह रहे मेरे को पढ़ना है तो देवेश सर से पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ेंगे। भाई नशे काट रहे, खून खच्चर हो रहा है बच्चों में, ठीक है, आत्महत्या कर रहे। भाई मैंने ये देखते हुए मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। मैंने सोचा भाई सबको पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला कॉस्ट कुछ भी आए, मैंने कॉस्ट गिरा दी, तो कॉस्ट मेरी धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर धीरे धीरे बढ़नी चालू हो गई। क्यों? क्योंकि सर मेरे को दूसरा घर रेंट पे लेना पड़ा, मेरे को दूसरा कमरा लेना पड़ा, इसलिए मेरी कॉस्ट फिर से बढ़ गई। 2 4 6 8 10 फिर ऐसे बढ़ने लगी कॉस्ट, ठीक है। फिर एक टाइम पे घटने लगी कॉस्ट। तो ये क्या है सर, मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे आप जब खर्चा करते हो किसी चीज पे एक बार, तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए सेम रहता है, फिर आपको दोबारा से खर्चा को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आगे चलता है टीवीसी। टीवीसी क्या है? टीवीसी होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकलता है सर? ये निकलता है 10 18 24 28। देखो ये बढ़ रहा है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी इन सबके ना मैं डायग्राम बना के अभी इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि डायग्राम में कैसे कैसे इसको शो करना है, कैसे कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अगला है यहाँ पे 30 34 40, तो ये क्या है, बढ़ रहा है टीवीसी। फिर आता है टीएफसी। टीएफसी मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नाम ही जैसे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे देखो 60 60 60
60 60 आपको 60 60 के पेयर मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि कहने का है 60 60 के पेयर मिल रहे हैं। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है थोड़ा बहुत, मगर वो फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो सारी लाइन में वो 60 से कम है। फिर आता है टोटल कॉस्ट, जहां पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का दोनों का मिला के जोड़ निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कहलाता है। 70 78 84 देखो इनको जोड़ रखा मैंने, इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना हो गया 70, इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना हो गया 78, 24 और 60 84। तो ये जोड़ होता है किसका, टीवीसी और टीएफसी का जोड़, टोटल कॉस्ट। और ये मैंने फॉर्मूले में भी लिख दिया है, फॉर्मूला भी बनता है इससे, देखो ये रहा। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, टीवीसी और टीएफसी को मिला के टीसी निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला भी बन गया, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे पीछे कर लोगे तो आपका अगर टीएफसी नहीं दे रखा, आपका टीवीसी और टीसी दे रखा है, इसकी मदद से भी आप बीच वाला निकाल लोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दो 10। हाँ, अगला है एवीसी। एवीसी होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज होती रहती है। तो इसका डायग्राम बनेगा 10 9 6 8 7 6 5 6। तो मैंने ऐसे बना दिया लाइन से, ठीक है, मतलब कि घट रहा है धीरे धीरे। इसका अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो एक घटता हुआ डायग्राम बनेगा, फिर एकदम से उठ जाएगा, यू शेप का बनेगा सर। फिर आता है एएफसी। एएफसी देखो 60 30 20 15 12 10। तो ये क्या है, पहले यहां से घट रहा है 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 घट रहा है, पूरा का पूरा घट गया, ठीक है, नीचे चला गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसी की, तो एसी कैसे निकलता है, एसी भी सेम वैसे निकलता है जैसे टीसी निकलता है। इन दोनों को जोड़ के ऐसे एसी निकलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इसको जोड़ के, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के एसी निकलता है हमारा, इन दोनों को जोड़ के। देखो 60 और 10 कितने हो गए 70, ये रहा 70। 30 और 9 39 39, ये रहा 8 और 20 28, ये रहा 28, ठीक है। तो एसी कैसे निकलता है सर, एसी कैसे निकलता है, यहाँ पे भाई फॉर्मूला लिखा नहीं है एसी का, है ना, ठीक है। हाँ ये लिखा है बट दूसरा वाला है, यहाँ पे लिख दूं। एसी कैसे निकलता है, एबीसी प्लस में एएफसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया एसी निकालने का, ठीक है। तो ये टेबल पूरी समझ आ गई आपको। चलिए अब इसको निकालने के इसके फॉर्मूले समझते हैं, कैसे कौन सा निकलता है, ठीक है। दो तो आपको समझ आ गए कि टीसी निकालना कैसे है और एसी निकालना कैसे है, आगे समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो भाई, अगर आपको टीवीसी निकालना है, टीवीसी, तो वो होता है सिग्मा एमसी। टीवीसी कहाँ है, टीवीसी, ये होता है सिग्मा एमसी। एमसी को जोड़ते जाओ और ये निकलता जाएगा। देखो 10 10 10 और 8 18 18 18 और 6 24 24 और 4 28 28 2 30 30 और 4 34। तो जोड़ता जा रहा हूं तो निकलता जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, एमसी सिग्मा एमसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीवीसी को, सॉरी मैंने भाई आगे पीछे बोल दिया, टीवीसी को निकालने के लिए आपको सिग्मा एमसी करना पड़ेगा, सिग्मा एमसी। इसको जोड़ते रहो, टीवीसी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको फिर भी मान लो आपको नहीं दे रखा एमसी, फिर आपको टीवीसी निकालना है, और कैसे निकालोगे भाई, एक तरीका हो रहा है, आप एवीसी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। किसको, एवीसी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। एवीसी कहाँ है, ये रहा, इसको आप 10 9 8 ये जो लिखा है ना, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्यू कहाँ पे है, क्यू ये रहा सर, ये रहा क्यू। वीसी मैंने बताया था ना, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू बोलते हैं। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया, 8 3 जा 24। देखो अभी भी टीवीसी निकल रहा है आपका, बिना एमसी के टीवीसी निकाल रहा हूं, ठीक है। सॉरी, आगे लिखा है उसके बाद टीएफसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी कैसे निकालते हैं, तो टीएफसी निकलता है एएफसी अपॉन में क्यू। भाई टीएफसी निकालने के दो तरीके हैं, क्या, टीएफसी निकालने के दो तरीके हैं। अगर आपको ये दोनों दे रखा है तो आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, माइनस करके इधर ले जाके। अगर ये दोनों ही नहीं दे रखे आपको तो आप एवीसी एएफसी से भी निकाल सकते हो। तो टीएफसी निकालने के लिए आपको एएफसी ये वाला और क्यू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको और इसको। तो मल्टीप्लाई करो, 60 1 जा 60, 32 जा 60 और 23 जा 60, अब भी 60 60 आ रहा है ना, तो आपका निकल रहा है, समझ आ गया। आगे लिखा है उसके बाद एवीसी कैसे निकलता है सर, एवीसी निकलता है टीवीसी अपॉन में क्यू। जितने भी चीजें आपको निकालनी है एवीसी टीवीसी, उन सबको क्यू से डिवाइड कर दोगे, आपका निकलता रहेगा उसी के टर्म से। जैसे आपको बाहर जाके खेल भाई, बाहर जा बाहर जाके खेल। एवीसी निकालना है, एवीसी निकलता है टीवीसी अपॉन में क्यू। तो टीवीसी क्या है भाई, टीवीसी ये रहा, इसको आप क्यू से, इससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपका एवीसी निकल के आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको टीसी निकालने का एक और तरीका बताता हूँ, टीसी कैसे निकलता है।
टीसी निकालने का तरीका एक तो मैंने बताया था, इन दोनों को जोड़ोगे तो टीसी आ जाएगा। दूसरा तरीका है टीसी निकालने का कि आप एसी को क्यू से डिवाइड कर दो। एसी ये वाली लाइन को क्यू से, मतलब इस वाली वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो आपका टीसी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं भाई, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई, ये रहा, सॉरी। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। आपको एएफसी निकालना है। क्या निकालना है? एएफसी। एएफसी का अपोजिट क्या होता है? टीएफसी हो जाएगा। तो एएफसी का क्या होगा? टीएफसी। तो आपको टीएफसी की क्यू से डिवाइड कर देनी है तो आपको निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? एएफसी। याद रखना, जब भी आपको ए वाले निकालने हैं, किसी के आगे ए लिखा है ए, तो उसके लिए आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। जब भी आपको एएफसी वाले वन निकालने हैं, एसी निकालना है, एटीसी निकालना, कुछ भी निकालना है तो डिवाइड। जब भी आपको टी वाले निकालने हो तो उसके लिए आपको करनी है मल्टीप्लाई, बस ये याद रखना। और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करनी है सर? इसके अपोजिट वाले से करनी है। अगर आपको ए का कोई निकालना है तो आपको टीवीसी निकालना है। जैसे ए वाला निकालना है कोई भी, जैसे कि एसी निकालना है तो आप टीसी अपॉन में क्यू करोगे, मतलब डिवाइड करोगे टी वालों से। ठीक है, और अगर आपको टी वाले को निकालना है तो आप उसके लिए ए वाले से मल्टीप्लाई करोगे क्यू की। ठीक है, ऐसे याद रखो। अब यहाँ पे आपको एसी निकालना है तो एसी के लिए मैंने क्या बताया? ए वाला निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो टीसी डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, और इसी जगह पे एक चीज और बताता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एमसी कैसे निकालते हैं। एमसी होता है ये वाला। ठीक है, एमसी को निकालने के लिए आप टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन का यूज कर सकते हो कहीं कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे आप टीवीसी को माइनस कर सकते हो। टीवीसी कहाँ है? ये रहा। टीवीसी कहाँ है? ये रहा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, जैसे 18 में से 10 गया 8, 24 में से 18 गया 6, 28 में से 24 गया 4। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो एमसी को। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा ब्रीफ। फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, ये कैसे निकालनी है पूरी टेबल आपको समझा दी है यहाँ पे फॉर्मूले से। स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, या नोट्स परचेज करने हैं तो कर लेना। अभी मैं आगे लिखवाने वाला हूँ और इसके डायग्राम बताने वाला हूँ कि हर किसी के डायग्राम कैसे बनते हैं भाई। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और उतार लो या नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आगे लिखवाने वाला हूँ, इसको मिटा के फिर करते हैं भाई आगे टॉपिक्स में आपको बताने वाला था। जैसे मैंने अभी आपको बोला था मैं इसके डायग्राम्स बताने वाला हूं, तो मैंने सबके डायग्राम्स जो है यहाँ पे बना दिए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला डायग्राम आता है सर एमसी का। एमसी कहाँ है? एमसी भाई मेरे वाला एमसी है। ठीक है, हाँ एमसी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू शेप का बन रहा है। तो देखो एमसी कैसे बनता है, 10 8 6 4 2। पहले क्या है, गिर रहा है, फिर 4 6 8 10, फिर बढ़ रहा है। तो पहले गिरेगा, नीचे आएगा और फिर बढ़ेगा। तो ये है एमसी का डायग्राम। क्लियर है? दूसरा डायग्राम टीएफसी का, ये वाला, सॉरी बी भाई ये वाला। ठीक है, टीसी और टीवीसी। टीसी वाला, टीसी देखो 10 सॉरी 70 78 84। पहले क्या है, बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। 88 90 94। तो देखो पहले यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, फिर ये ऐसे यहाँ पे कर्व करेगा, कर्व करके ऊपर से तेजी से जाएगा। फिर पहले यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 90 100 108 118 218, सीधा 100 का गैप, बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा टीसी। ठीक है, और टीसी को मैंने यहां से शुरू इसलिए किया है क्योंकि सर ये जीरो नहीं होगा, यहां से जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर से शुरू किया है इस पॉइंट से। ठीक है, टीवीसी पे आ जाओ। टीवीसी 10 18 24। पहले बढ़ रहा है धीरे धीरे, पहले बढ़ेगा धीरे धीरे, 10 से शुरू हुआ है तो नीचे से शुरू करेंगे, 10 से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है। आगे क्या हुआ, आगे फिर ये तेजी से बढ़ने लगा, 30 34 40 48 58। तो ये तेजी से बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं सपोला। क्या बोलते हैं सर? सपोला। सपोले की तरह देख रहे हो, सांप की तरह ऐसे करके ऐसे जा रहा घूम के। ठीक है, पूंछ की तरह। तो भाई दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, काटेंगे नहीं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के सपोले की तरह पैरेलल चलेंगे ऊपर को। ठीक है, तो टीसी टीवीसी का डायग्राम। तीसरा डायग्राम आता है टीएफसी। टीएफसी क्या है, हर जगह 60 60 60 60 फिक्स है। तो भाई टीएफसी हमेशा सीधा रहेगा, फिक्स रहेगा, ऐसा बिल्कुल। ठीक है, वो कभी इस प्राइस लाइन से, इस 60 से, ये जो पॉइंट है इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एक जगह फिक्स रहेगा। आगे लिखा अगला डी, ये वाला एसी एबीसी। एसी एबीसी, एबीसी एरा, एसी एरा। देखो एसी क्या है, 70 39 28 22, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे पहले वो घटेगा, कम होगा, पहले वो नीचे आ रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर वो बढ़ रहा है। देखो 150 18 15.6 14.13 12, फिर 21 आ गया, मतलब ये बढ़ गया यहाँ पे।
तो अभी इसको नीचे से ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे बढ़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इसका डायग्राम। अगला है एबीसी। एबीसी ये रहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे जाके लास्ट में 15.8 आ गया, बढ़ गया। तो भाई शुरू में गिर रहा है और फिर जाके बढ़ रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, पहले नीचे फिर ऊपर, यू शेप का बनेगा, ठीक है। लास्ट रह गया एएफसी। एएफसी कहाँ गया, ये रहा एएफसी है 60 30 20 15 13। पहले क्या है, पहले घट रहा है घट रहा है घट रहा है और नीचे चला गया, भाई घटते घटते नीचे चला गया। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा आईसी कर्व की तरह बनेगा। कैसा, आईसी कर्व पढ़ा था ना, इनडिफरेंस कर्व पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो वीडियो वॉच कर लो तब आके देखना। तो आईसी कर्व की तरह ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्पेशल नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलिए जी, डायग्राम सारे क्लियर हो गए। अब डायग्राम आप नोट कर लेना, बना लेना। मैंने टेबल की मदद से भी समझाया, मैंने डायग्राम से भी समझाया, मैंने फॉर्मूले भी बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशन किसका, अरे आपका नहीं भाई, रिलेशन बिटवीन एसी एबीसी एमसी एएफसी। तो इनके रिलेशन समझेंगे हम कैसे होते हैं। तो ये इसके रिलेशन के लिए मैंने डायग्राम बना दिया, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। बड़ा सोना सोना है भाई। सुनो रिलेशन क्या है, पहला चीज, सबसे पहली चीज कि ये सारे डायग्राम यू शेप के बनते हैं, एसी एबीसी एमसी, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम कैसे बन रहे हैं, यू शेप के बन रहे हैं, यू देख रहे हो, यू बना रहे हैं सारे के सारे अपने आप में, पहला पॉइंट। दूसरा, जब एसी और एबीसी गिरता है, जब एसी ये वाला और एबीसी ये वाला गिर रहा है, देखो यहाँ पे गिर रहा है, नीचे जा रहे हैं, तब इस जगह पे एमसी भी गिरता है। एमसी ये वाली देख रहे हो, एमसी भी गिर रही है, गिर रही है ना, हाँ, पहला पॉइंट हो गया। जब एसी एबीसी मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट इनका, तो देखो जब ये मिनिमम है, मतलब यहाँ पे एसी एमसी जब मिनिमम पॉइंट पे होता है तब एमसी बराबर होता है एसी एबीसी के। तो एमसी क्या है, दोनों को काट के जा रही है, तो एमसी काट के जा रही है ना, तो इस तरीके से एमसी इनके बराबर आ गई है, देख रहे हो, इसको यहाँ पे टच किया, इसको यहाँ पे टच किया, दोनों को काट के गई है, ठीक है। आगे लिखा है एसी एबीसी जब बढ़ती है, अब ये एसी एबीसी बढ़ रही है, ऊपर को बढ़ रही है, जब ये बढ़ रही है तो एमसी क्या हो रही है, एमसी भी बढ़ रही है, मगर एमसी तेजी से बढ़ रही है इन दोनों से। अगर मैं इनको ऊपर करके दिखाऊं तो पहले ऊपर कौन जाएगा, पहले एमसी ऊपर चला जाएगा ज्यादा या पहले एसी एबीसी आएगा, भाई इनको तो टाइम लगेगा ना, ये घूमते घूमते यहाँ तक, ऐसे यहाँ पहुंच, जब तक यहाँ पहुंचेगा सोचो एमसी कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा ऊपर पहुंच जाएगा इतनी देर में, तो ठीक है, चांद को छू के आ जाएगा। तो भाई ये था इसका डायग्राम, एसी एबीसी एमसी, और ये इसका रिलेशन, ठीक है, ये इसका रिलेशन आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, रिलेशन क्या है इन दोनों में, तीनों में, ठीक है भाई। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, आगे मैं और भी रिलेशन कराने वाला हूँ 2-4, फिर उसके बाद चैप्टर को धीरे धीरे खत्म करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, आगे का टॉपिक आ चुका है हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन किसके बीच में, टीसी टीवीसी एंड एमसी के बीच में, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बना दिए हैं, आपको डायग्राम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा हुआ है। जो डायग्राम टीसी का होता है वही सेम टीवीसी का होता है, दोनों के दोनों एक तरीके से सपोला बनते हैं, मतलब कि पैरेलल बनते हैं, दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, उतना ही गैप रहेगा पूरे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे मैंने रिलेशन जो लिखा है, टीसी टीवीसी जब बढ़ता है मगर घटती हुई दर से, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से घटता है, घटता नहीं सॉरी बढ़ रहा है, मगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बढ़ तो रहा है बट सर डिक्रीजिंग रेट से, क्या बोला मैंने, डिक्रीजिंग रेट, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये दोनों बढ़ते हैं मगर घटती हुई दर से बढ़ते हैं, तब उस जगह पे जो हमारा एमसी होता है, क्या एमसी होता है, ये हमेशा घटता है, गिर रहा है, ठीक है। दूसरा, जब टीसी टीवीसी चेंज होते हैं, चेंज मतलब कि इनके बीच में एक चेंज आता है, एकदम मुड़ाव आ जाता है, तो देखो ये यहाँ से चेंज हो गए, अब यहाँ से ये ऊपर को जाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, तो चेंज आया ना, यहाँ से पहले इस तरीके से बढ़ रहा था, मतलब नीचे जाने वाला था, फिर ये एकदम से ऊपर चला गया, तो जहां चेंज आया वहां से नीचे, जहां एमसी पे काट रहे हैं, ये लाइन जहां एमसी को टच करेगी वो एमसी का मिनिमम पॉइंट होता है। सर कौन सा पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, सबसे न्यून बिंदु, ठीक है। उसके बाद टीसी टीवीसी जब बढ़ते हैं, जब टीसी टीवीसी ऊपर को जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर को जा रहे हैं, जब वो ऊपर को जा रहे हैं तो एमसी भी ऊपर को जाता है, एमसी भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये था रिलेशन, बस समझ आ गया, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे आ जाओ भाई, ये कोई रिलेशन नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन और कॉस्ट का कंसेप्ट है। ये क्या है? प्रोडक्शन और कॉस्ट का। ये है प्रोडक्शन और ये है कॉस्ट। देखो भाई, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, देखो बढ़ा दिया मैंने, ये जो लाइन है ये एमपी है। एमपी पहले क्या होता है? पहले एमपी बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाता है यहाँ पे, और फिर नेगेटिव हो जाता है ना। हमने यही पढ़ा था एमपी। एपी देखो, एपी एमपी से थोड़ा सा नीचे रह के बढ़ता है, और जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, बस ये एमपी थोड़ा सा कम होता है। सो एपी थोड़ा सा कम होता है एमपी से। जब हम अपना एमपी बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसका रीजन यही होगा कि जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। तो हमारी जो कॉस्ट है यहाँ पे देखो एमसी, ये रही एमसी, एमसी डाउन है, एमसी क्या है? कम हो रही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जब कम होती है तभी हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे से अपोजिट, उल्टे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जब मैं अपना एपी बढ़ा रहा हूँ, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो कहाँ है? वो गिर रही है, नीचे कम हो रही है। और जब मैंने अपना एमपी जो है वो कम कर दिया, ये देखो मेरा एमपी कम हो गया, एमपी गिरना चालू हो गया, प्रोडक्शन कम कर दिया मैंने। क्यों कम कर दिया सर? क्योंकि जो हमारी एमपी थी वो अब बढ़ने लग रही है। एमपी मतलब एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। जब कॉस्ट ज्यादा ले रहा है कोई तो प्रोडक्शन कम कर देंगे। जब यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही थी, जब एमसी गिर रहा था तो हमने एमपी को बढ़ा दिया था, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारा एपीएफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग रही है, मतलब कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। दोनों में इनवर्स रिलेशन है सर। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, जब प्रोडक्शन गिरने लगे तो समझ लो कॉस्ट ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये था रिलेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। रिलेशन नहीं कह सकते आप इसको, आप इसको कॉन्सेप्ट कहिए, ठीक है। रिलेशन नहीं है, रिलेशन वो था, ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये प्रोडक्शन और कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये है हमारी कॉस्ट और ये है हमारी प्रोडक्शन। तो आप इसको लिख लो, ये है कॉस्ट और ये है प्रोडक्शन, ठीक है। ये नीचे वाला दिखाता है कि आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हो और कितना प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। प्रोडक्शन कब हो रहा है? जब कॉस्ट के हिसाब से, जब कॉस्ट गिर रही है प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन गिरेगा तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे के छोटा सा एक टॉपिक रह गया 8 से 7 मिनट का भाई, वो करवा के चैप्टर खत्म करता हूँ। हाँ भाई चलिए शुरू करते हैं भाई। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया, बस 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस इसको कंप्लीट कराने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। सर हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हमने कैसे पढ़ा था? ऐसे बनते, देखो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट था, ये था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भाई, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में एवरेज कॉस्ट जो है सेम ही तरीके से बन रहा था, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसको अगर मान लो लॉन्ग रन में बना रहे हैं तो लॉन्ग रन में बस क्या फर्क पड़ेगा? बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, ये लो बन गया भाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बन गया, सिंपल। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना था? अब सुनो, यहां ना छोटे छोटे पॉइंट्स में लगा रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा क्यों। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लगा रहा हूं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे सर? एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट जो है शॉर्ट रन वाले हैं, शॉर्ट रन वाले, ये वाले। तो शॉर्ट रन वाले एवरेज कॉस्ट के ये जो पॉइंट जहां जहां मैच हो रहे हैं ना इस लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट से, तो सर इनको मिला के ही लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बनेगा, ठीक है। इनको मिला के ही लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बनेगा, यही है लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट। आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्ट की, शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट, भाई शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही सेम बनते हैं। फिर से आपको सेम डायग्राम बनाना है और इसी डायग्राम को आप कह सकते हो कि ये लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट भी है। सेम वही, आपको छोटे छोटे मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, ये वाले शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बनाने हैं और लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट आपको ड्रॉ करना है और इस पे ऐसे दिखाने हैं, ठीक है। बस यही था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? भाई रिवेन्यू की बात आ रही है तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट तो आना ही है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले क्वांटिटी। मान लो हमें रिवेन्यू निकालना ना, तो हमने मान लो किसी भी एक्स गुड्स की क्वांटिटी ले ली 1 2 3 4 5 6, प्राइस ले लिया हमने 10 10 10 10 10। प्राइस हमारे फिक्स है, हम यहाँ पे मान रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्या समझ रहे हैं
कि सर ये जो मार्केट है ना, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहां पे प्राइस फिक्स रहेंगे, सारे प्राइस सेम रहेंगे, ठीक है, मोनोपोली ओलिगोपोली नहीं है, ये परफेक्ट कंपटीशन मांगने चलेंगे। तो क्वांटिटी प्राइस ही रहा। अब आपको क्या निकालना है, टीआर। टीआर कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू निकलता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो क्वांटिटी इनटू में प्राइस मतलब 1 10 10, 2 10 20, 3 10 30, ऐसे आप निकाल लोगे 40 50 देन 60, ठीक है। अब आपको निकालना है एमआर। क्या निकालना है सर, एमआर। एमआर कैसे निकलता है, एमआर हमेशा निकलता है आपका TR1 -1। एमआर निकलेगा TR n माइनस में TRn माइनस में 1, ठीक है। मतलब कि TR की जो सेकंड यूनिट है उसमें से फर्स्ट यूनिट को घटा दो। 20 में से 10 गया 10, ये ब्लैंक रहेगा। 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया 10, तो ये सारे में 10 10 10 10 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है AR, एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलता है सर। एवरेज रिवेन्यू वैसे निकलेगा जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। ए वाली बात कर रहा है, ए वाली बात के लिए हमने बताया था कि डिवाइड करना पड़ेगा आपको Q से। किसको डिवाइड करना है, T वाले को। सिंपल है, ए का उल्टा T, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज रिवेन्यू का TR डिवाइड बाय Q। तो TR का है ये रहा, इसको Q से डिवाइड करना है, मतलब इससे डिवाइड करना है। तो TR 10 है, 10 को अगर मैं Q से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। 2 से अगर मैं 20 को डिवाइड करूंगा तो 10, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10, और अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 10 10 10, तो मेरा एवरेज रिवेन्यू आ गया 10 10। ये मेरा सेम तब आया है जब मैंने ये सपोज किया है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ठीक है। और जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो इसका अगर डायग्राम की बात करूं तो भाई डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा एवरेज रिवेन्यू का, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा P है, प्राइस है वो बराबर है एवरेज रिवेन्यू के, और एवरेज रिवेन्यू बराबर है MR के। तो P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन का रूल। अगर हम इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन मान के चलते, क्या मान के चलते, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जैसे कि ओलिगोपोली वगैरह या मोनोपोली वगैरह, ठीक है, उस केस में हम सिर्फ ये लिखते P इज इक्वल्स टू AR है बट MR नहीं है, ठीक है। हम P इज इक्वल्स टू AR कैलकुलेट करते, MR नहीं मानते जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता। अभी परफेक्ट है तो अभी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, और सेम इसका डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, ये O बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, बस खत्म हो गया भाई। ये था पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया पूरा का पूरा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और एक चीज और है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हो तो मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा भाई, इस नंबर पे आप जाके मैसेज करो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके नोट्स की PDF को परचेज कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और जितने भी इससे पहले के चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन से सारे चैप्टर को आप वॉच आउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो।